जी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका समाजशास्त्र का खंड खा है उसका चैप्टर 2 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। इस चैप्टर के हम लोग जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन ऐसा बनेंगे वो देखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो है इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकतंत्र है, ये भारतीय लोकतंत्र इस चैप्टर का नाम है। तो आपको इस चैप्टर में सारा कुछ लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ना है। लोकतंत्र में कौन कौन सी नीतियाँ होती है, इस टाइप से हर चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है, इससे 1-2 मार्क्स ज़रूरी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूरी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्पष्ट कीजिए कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में क्या होता है, संविधान है हमारा, हमारे भारत का एक संविधान है जिसके नियम कायदे में चलकर ही हमारे वहाँ सारे कार्य होते हैं। कानून मतलब कि बहुत सारे नियम वगैरह जो संविधान में बताए गए हैं जिनका सभी नागरिकों को पालन करना होता है। तो क्या बताया जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि बिना संविधान के किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक युग में राज्य का अस्तित्व स्पष्ट तथा सुनिश्चित संविधान पर ही आधारित है। इस तथ्य को जेलिनेक ने इस शब्दों में स्पष्ट किया है, राज्य कहलाने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की संहिता होनी चाहिए जो सरकार और उसकी प्रजा के संबंध में जो है संबंध निश्चित करे और जिसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग करे। इस कथन से स्पष्ट है कि बिना संविधान के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो है कि किसी भी राज्य को राज्य कहलाने का अधिकार तभी हो सकता है कि जब तक उसके पास एक संविधान का अस्तित्व नहीं होगा। ये किसने कहा है, जेलिनेक ने कहा है। मतलब कि कोई राज्य तभी राज्य कहला सकता है जब उसके पास एक निश्चित संविधान हो और संविधान के दायरे में रहकर ही बहुत सारे कार्यों को करा जाता है। संविधान के सिद्धांत की जो उसमें सिद्धांत वगैरह बताए जाते हैं उनको सभी लोग बहुत ही अच्छे से मानते हैं, तभी हमारा जो राज्य होता है वो प्रगति के मार्ग पर अक्सर होता है, तभी आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो है हमारा संविधान के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में संशोधनों द्वारा क्या सुधार या परिवर्तन किए गए हैं। बल्कि हमारा जो संविधान बना था तो कोई ज़रूरी तो नहीं है जो चीज़ बन गई है वो चीज़ बन गई। जैसे कि अगर जो संविधान में कोई चीज़ गड़बड़ हो गई या फिर कोई चीज़ बढ़ानी है या फिर कोई चीज़ घटानी है तो इसके लिए हमारे संविधान में जो है संविधान संशोधन किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत, 300 आपका एक आर्टिकल होता है 368, इसके तहत जो है आपके संविधान में जो है संशोधन किया जाता है, संविधान में अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में किए गए विभिन्न संशोधनों द्वारा अनेक सुधार एवं परिवर्तन हुए हैं। संविधान संशोधन के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अधिकार छीने गए हैं। बाकी जैसे कि संविधान में पहले किसी अगर जो विशेष वर्ग को कुछ अधिकार ऐसे मिले थे जो नहीं मिलने चाहिए तो उसके द्वारा वो अधिकार हटाए गए हैं। सामंतवाद एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। पिछड़े हुए वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। मतलब कि जो वर्ग पिछड़े हुए थे या फिर जिनका विकास अवरुद्ध था तो उनके लिए बहुत सारी ऐसी नीतियाँ वगैरह बनाई गई है जिसके द्वारा उनका जो है अच्छी तरीके से विकास हो सके। संपत्ति के परंपरावादी अधिकार को आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य से वो जो है क्या सीमित किया गया तथा कमजोर वर्ग के शोषण को रोका जा सके और समतायुक्त समाज का निर्माण हो। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे समाज कल्याण के प्रति ऐसे बहुत सारे संविधान में सुधार किए गए हैं जो कि संविधान सुधार के तहत किए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है, राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं कैसे। जो राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्रीय नीति का निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं हमें ये बताना है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करते हैं। बाकी जो भी राजनीतिक दल होते हैं सभी अपनी अपनी जो है राष्ट्रीय नीति का प्रतिपादन करते हैं। निर्वाचन में अपने प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर विजयी राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करते हैं तथा उस नीति को क्रियान्वित करते हैं। तो क्या होते हैं, जो भी राजनीतिक दल जैसे कि चुनाव वगैरह में खड़े होते हैं, जब उनके प्रतिनिधि जीत जाते हैं चुनाव को तब वो जो है राष्ट्रीय नीति का कुछ निर्धारण करते हैं और उन पर अमल करते हैं ताकि जो भी हमारा मतलब कि शासन व्यवस्था चल रही है उसे और अच्छे से चलाया जा सके। बहुत सारी ऐसी नीतियाँ बनाई जाती हैं जिनके द्वारा जो है हमारे राज्य के हमारे देश का विकास हो सके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, स्पष्ट कीजिए राजनीतिक दल ही सरकार को निरंकुश होने से बचाती है। तो फिर ये आपको स्पष्ट करना है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, यही जो होती है हमारी सरकार को निरंकुश होने से बचाती है।
तो कैसे होता है ये? तो निर्वाचन में विजयी दल सरकार का गठन करता है और अन्य विरोधी दल संगठित होकर सरकार के अनुचित कार्यों की आलोचना करते रहते हैं। क्या होता है, जैसे कि दो पार्टीज हैं, आपने मान लीजिए, सिर्फ मान लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस को ही ले लेते हैं, ठीक है, ये दो है। अब जैसे कि कोई एक पार्टी बन रही है, यहाँ पे मैं किसी के परफेक्ट नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप लोग कोई लोग सीरियस मत लीजिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल की तरीके से समझिए कि जैसे कि कोई कार्य, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, वो कोई अगर जो बुरा कार्य कर देती है या फिर वो उससे कोई गलती से गलत कानून बन जाता है, तो उसका जो है सही करने के लिए जो दूसरी पार्टीज होती है वो उन्हें बताती हैं कि हाँ, आपने से ये गलती हो गई है, आप ये कार्य अपना सही करिए। तो इस टाइप से जो होती है, जो सरकारें होती है, वो आपस में एक दूसरे को निरंकुश होने से बचाती हैं और इसी की वजह से जो हमारा शासन व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। इस आलोचना के भय से सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर रोक लग जाती है। इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों की दलीय अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। तो देखिए, ऐसा होता है ना, जैसे कि अभी 2-3 ज़्यादा ग्रुप हैं, तो अगर जो एक ग्रुप कोई कार्य कर रहा है, तो अगर जो वो कुछ गलत कर रहा है, तो दूसरा ग्रुप उसे बताएगा ना कि आप ये कार्य गलत कर रहे हो, और वो जो है उसको वोट चाहिए उस ग्रुप को, तो वो भी हाँ सुनेगा कि हाँ चलो इस कार्य को सही कर लेते हैं, वरना फिर यहाँ पे द्वेष भावना उत्पन्न हो जाएगी और हमारी जो सरकार है वो गिर जाएगी। इस टाइप से यहाँ पे ऐसा होता है। इसी वजह से जो हमारी सरकार होती है वो निरंकुश नहीं हो पाती है राजनीतिक दल के चलते। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन उस पर देखते हैं। दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं? अब ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा दबाव समूह के बारे में या फिर हित समूह के बारे में। तो ये होता क्या है आखिरकार, हम लोग को ये बताना है। तो समाज में कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानून को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीतिक शास्त्र में दबाव समूह या हित समूह के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये बेसिकली ये समूह कैसे होते हैं? वो समूह जो अपने अपने हितों के लिए जो है शासन में ऐसे कानूनों को पारित करने या फिर ऐसी नीति का मतलब कि अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिससे कि उनका हित हो। तो ऐसे ही गुटों को क्या कहा गया है? दबाव समूह या फिर हित समूह कहा गया है। ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा वो है, दबाव समूह जनमत को प्रभावित करके सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने से अधिक जनमत को प्रभावित करना आवश्यक समझते हैं। मतलब जो दबाव समूह होते हैं ना, वो जो है जनता को प्रभावित करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं सरकार की अपेक्षा। ये समूह जनता को अपने पक्ष में करने के लिए जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। ये समूह अपने समाचार पत्रों, सार्वजनिक सम्मेलनों तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनमत को अपने विचारों के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समूह जानते हैं कि लोकतंत्र में जनमत ही सच्ची शक्ति होती है। जैसे कि कोई दबाव समूह है, उससे कोई कार्य कराना है, कोई मतलब कि मान लीजिए अच्छा बुरा हर टाइप का हो सकता है, उसे कोई कार्य कराना है, तो वो किसके लिए, अगर जो जनता चाहे तो वो कार्य हो सकता है। क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो उसमें क्या बताया गया है कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा जनता पर ही शासन है। इसीलिए उसे पता है कि जो लोकतंत्र में जो जनमत की ही शक्ति होती है, सबसे ज़्यादा जनता का ही शासन होता है। इसीलिए जो दबाव समूह होते हैं वो जनता को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं, अपनी नीतियों के बारे में जनता को बताते हैं, ताकि उनकी जो नीतियाँ हैं वो सरकार सुने, माने और उस पर अमल करें। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये व्यक्तित्व के विकास में कैसे सहायक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है उसमें प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। अतएव इस शासन प्रणाली में नागरिकों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने पर अवसर मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्रांति में सुरक्षा प्रदान करती है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन का समस्त कार्य जनता के हाथों में होता है। लोकतंत्र से ही मतलब आप निकाल सकते हैं लोगों का शासन, लोकतंत्र। तो इसमें सारा कार्य क्या होता है? जनता के हाथों में होता है। इस स्थिति में असंतोष उत्पन्न होने की भावना कम होती है। यह जनता में किन्हीं बातों के आधार पर संतोष या आक्रोश की भावना होती भी है तो जनता संवैधानिक संसाधनों के आधार पर अपने असंतोष को व्यक्त करती है। इसलिए लोकतंत्र शासन प्रणाली की क्रांति का भय नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है अगर जो कोई सरकार की कानून या फिर कोई नियम बना रही है, लेकिन अगर जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है, जनता को लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, तो वो उसका विरोध कर सकती है। वो सरकार से कह सकती है कि हमें भाई ये कानून नहीं पसंद है, आप इसे हटाइए। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो शासन की प्रक्रिया होती है वो बनी रहती है, उसमें कोई विरोध का या फिर किसी क्रांति का भय नहीं होता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र शासन प्रणाली अपने आप में व्यवशील शासन प्रणाली है। हमें यहाँ पे ये स्पष्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकांश पदों पर निर्वाचन द्वारा नियुक्तियां की होती हैं। निर्वाचन कार्यों में धन का अत्यधिक व्यय होता है, अतएव यह शासन प्रणाली एक व्ययशील प्रणाली है। इस प्रणाली में समय का भी अपव्यय होता है। तो क्या होता है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। तो जनता जब चुनाव होता है यहाँ पे, तो बहुत सारा रुपये भी खर्च होता है, बहुत सारा टाइम भी लगता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है ये एक व्ययशील प्रणाली है। तो यही यहाँ पे हम लोग को स्पष्ट करना था। तो देखिए, अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए करें और कमेंट करके भी बताया करिए आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। अपना रिस्पांस देंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का भी मेरा मन करता है। तो अगर जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा एक लाइक कर तो कर ही सकते हैं, इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्री शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। बल्कि इनमें बताना है कि अगर लोकतांत्रिक जो शासन काल में क्या भ्रष्टाचार होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाती है। वस्तुतः यह शासन शासक की इच्छा और सिफारिश के बल पर चलता है, सार्वजनिक हित या कल्याण की दृष्टि से नहीं। प्रशासन में नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है। भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी लोकतंत्र की मान्यताओं को विफल कर देते हैं। तो हाँ, हो जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे देश में पंचायती राज के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। हमारे देश में पंचायती राज्य का क्या महत्व है, हमें इसमें ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देश में लागू किए गए पंचायती राज्य का विशेष महत्व है। पंचायती राज ने नए स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केंद्रीय सभाओं में के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। इन संस्थाओं में देश के राजनीतिक जीवन, आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जन हिस्सेदारी में वृद्धि करके गाँव में जागरूकता उत्पन्न की है। तो पंचायती राज व्यवस्था से क्या हुआ है कि इसके द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसके द्वारा जो स्थानीय नेताएं हैं उनका जो है विकास हो सकता है, जिनमें नेता की मतलब कि इस टाइप की क्षमताएं होती हैं, जिनके अंतर्गत ये प्रतिभा होती है कि वो मतलब कि दूसरों का विकास कर सके अपने जो भी है अपने कार्यों के द्वारा। तो उनका जो है विकास होता है और वो लोग आगे चलकर और अच्छे नेता वगैरह बन सकते हैं। तो ये था हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को सारे के सारे अच्छे लगे होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे और कुछ क्वेश्चन जो थे आपके नॉलेज के लिए भी थे। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके यही बन जाए ना। बहुत लोग पूछते हैं मैम आपका इतना पढ़ लूँ तो सही है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हमें क्या पता बोर्ड कैसे क्वेश्चन दे देगा। हम लोग सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो वाले हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो इससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग ना सारा का सारा लर्न करिए, सारा का सारा पढ़िए। लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी इतनी अच्छे से लिखी गई है, अगर जो आप उसे अच्छे से रीड कर लेते हैं, एक दो बार अच्छे से समझते हैं, तो आपको कोई आंसर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद से ही अपना लिख सकते हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं, ये सोशोलॉजी, एजुकेशन, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। जितने बड़ा आप आंसर लिखते हैं, जितना ज़्यादा लिखते हैं, जितना अच्छा लिखते हैं आप, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग स्किल होती है, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे पता है मैंने बहुत ही ज़्यादा बकवास कर दी है, पर सॉरी। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।